ये कहानी एक सच्ची घटना पर आधारित है। ये कहानी है छत्तीसगढ़ के एक बहुत बड़े हॉस्पिटल की। यूं तो हॉस्पिटल में रोज कई लोगों का मरना जीना लगा रहता है, पर कभी कभी कुछ ऐसी घटनाएं घटित होती हैं जिसकी पुष्टि विज्ञान के तथ्य भी नहीं कर पाते। हॉस्पिटल के अकाउंट्स डिपार्टमेंट में काम करने वाली मिसेस शुक्ला ने हमें उस हॉस्पिटल के एक डॉक्टर अविनाश की कहानी कुछ इस तरह बताई। उस हॉस्पिटल के आईसीयू में एक बेड था। उस बेड पर रखे जाने वाला कोई पेशेंट जिंदा लौटकर कभी घर नहीं गया। अविनाश को उस हॉस्पिटल में आए हुए अभी 6 महीने ही हुए थे। वो इन बातों को नहीं मानता था, इसलिए बेड्स खाली ना होने पर वो अपने पेशेंट्स को उस बेड पर शिफ्ट करवा लेता था। पर उसके पेशेंट्स जब लगातार मरने लगे तो उसको भी डाउट हुआ। उसने वो बेड वहां से हटवाने का ऑर्डर दे दिया। उसी दिन की बात है। हॉस्पिटल से फ्री होकर वो अपनी वाइफ प्रीति को उसके ऑफिस से पिक करके घर की ओर चल दिया। स्लो म्यूजिक के साथ शाम का वो सफर बड़ा ही सुहाना लग रहा था प्रीति को। कितना अच्छा लग रहा है सब कुछ। अविनाश उसकी बातों पर ध्यान नहीं देता। उनका घर शहर के भीड़ भाड़ से दूर शांत जगह पर था। रास्ता सुनसान इलाके से होकर गुजरता था। जब इनकी गाड़ी उस इलाके से गुजर रही थी तो अचानक एक औरत गाड़ी के बोनट पर आ जाती है और अपने लंबे लंबे बड़े बड़े हाथों से कांच को ढक देती है। प्रीति की तो डर से चीख निकल जाती है। कुछ दिखाई न देने की वजह से अविनाश का बैलेंस बिगड़ जाता है और एक्सीडेंट हो जाता है। जब थोड़ी देर बाद प्रीति की आंख खुली तो देखा अविनाश बुरी तरह से घायल हो गया था। वो बाहर जाकर देखती है तो वहां कोई नहीं रहता है। वो हर आने जाने वाली गाड़ी को हाथ देती है। बहुत देर बाद एक कार रुकती है। प्लीज हमारी मदद कीजिए, मेरे पति का बहुत खून बह रहा है, प्लीज। वो आदमी प्रीति की मदद करता है, उन्हें उसी हॉस्पिटल तक पहुंचा देता है। हॉस्पिटल में जगह ना होने की वजह से उसको एडमिट नहीं करते वहां। कहीं तो जगह होगी ना। देखिए पहले ही बहुत खून बह गया है। प्लीज आप लोग ट्रीटमेंट शुरू कर दीजिए। आप जितना कहेंगे मैं उतना पैसा दे दूंगी। मैम आईसीयू में एक बेड तो है खाली, पर उस पर किसी को एडमिट नहीं करते। आप मैनेजमेंट से बात कर लें तो कुछ हो सकता है। प्रीति मैनेजमेंट से बात करने जाती है। उसी हॉस्पिटल में अविनाश के कार्यरत होने की वजह से मैनेजमेंट वाले तुरंत परमिशन दे देते हैं एडमिशन के लिए। अंततः उसको एडमिट कर लेते हैं। जब अविनाश को स्ट्रेचर से बेड पर डालने लगते हैं तो खिड़की से वही औरत देख रही होती है जो कार एक्सीडेंट के वक्त पर वहां थी। जब प्रीति की नजर उस पर पड़ती है तो उसकी लाल लाल आंखें और डरा देने वाली शक्ल को देखकर प्रीति के मुंह से चीख निकल जाती है। आईसीयू में जो लोग अविनाश को ट्रीट कर रहे होते हैं वो लोग प्रीति को देखते हैं और फिर खिड़की की तरफ देखते हैं, पर उन्हें वहां कोई नहीं दिखता। वो लोग ट्रीटमेंट करने चले जाते हैं। प्रीति को भी बैंडेज वगैरह लगाते हैं। रात में जब प्रीति सो जाती है तब वही औरत वहां आती है और आकर पहले अविनाश को देखती है और थोड़ी देर रुककर वो उसका गला दबाने ही वाली होती है कि अविनाश की आंख खुल जाती है। अविनाश उठकर बैठ जाता है। कौन हो तुम? तेरी हिम्मत कैसे हुई कि तू इस बेड को यहाँ से हटवाने का ऑर्डर दे दिया? और वो गुस्से से हर चीज को देखती है तो उस रूम की हर चीज हवा में उड़ने लगती है। तुम कौन हो? बोल, तुझे भी मार दूं? अभी तक कईयों को मारा है मैंने। नहीं नहीं, मुझे भी तो मार दिया था तुम लोगों ने। 8 महीने पहले इसी बेड पर मैं मर गई थी। तब से मैं किसी को इस बेड पे जिंदा नहीं लौटने दी। मारना तो मैं भी नहीं चाहती तुझे। इस बेड पर तो हॉस्पिटल वालों ने पेशेंट्स को एडमिट करना ही बंद कर दिया था, पर
और जब से तू आया है तब से मुझे बहुत शिकार मिलने लगे हैं, इसलिए मैं तुझे मारना नहीं चाहती, पर तूने तो इस बेड को ही हटवाने की बात कर दी। और इतना कहकर वो अविनाश का फिर से गला दबाने लगती है। तभी प्रीति की आंख खुल जाती है। प्रीति जल्दी से इमरजेंसी बेल बजा देती है। ये तूने ठीक नहीं किया, मैं फिर आऊंगी, मैं तुझे छोड़ूंगी नहीं। और अगर तेरे पति ने मुझे या मेरे बेड को यहाँ से हटाने की बात की तो तुम सब मरोगे। डॉक्टर्स और नर्स के वहां आने से पहले वो औरत गायब हो गई। जब प्रीति और अविनाश ने सबको ये बात बताई तो पहले तो लोगों ने भरोसा नहीं किया, लेकिन अविनाश के गले पर कुछ निशान थे जो किसी को समझ नहीं आए कि वो कहां से आए। हर किसी को यही लगा कि इतना बड़ा हादसा हुआ इनके साथ, तो ऐसे ही कुछ ब्रह्म होगा। डॉक्टर्स अविनाश को आराम करने और अकेला रहने की सलाह देते हैं और प्रीति को अपने साथ ले जाते हैं। जैसे ही वो लोग उस रूम से बाहर निकलते हैं, रूम का दरवाजा एक जोर की आवाज के साथ बंद हो जाता है और कमरे से किसी के जोर जोर से हंसने की आवाज आने लगती है। हंसने की आवाज के साथ अविनाश के चीखने की भी आवाज आने लगती है। प्रीति को लगा कि अगर उसने अभी कुछ नहीं किया तो अविनाश को हमेशा के लिए खो देगी। जैसे ही प्रीति त्रिशूल से दरवाजे को छूती है, दरवाजा अपने आप खुल जाता है। हाथों में त्रिशूल लिए वो उस समय किसी देवी से कम नहीं लग रही थी। जैसे ही सब अंदर देखते हैं तो उस चुड़ैल ने अविनाश को हाथों में उठाया हुआ था और उसको मारने ही वाली थी कि प्रीति ने वो त्रिशूल सीधा चुड़ैल के पेट में घुसा दिया, जिसके कारण चुड़ैल छटपटाने लगी। उसके अंदर से काला खून जैसे कुछ निकलने लगा और एक धमाके के साथ उस चुड़ैल का अंत हुआ। उसके बाद से आज तक वो बेड उसी हॉस्पिटल के स्टोर रूम में रखा हुआ है और उस बेड को यूज करना सख्त मना है। राहुल और प्रीति तेज कदमों से घर की तरफ बढ़ते जा रहे थे। रात का अंधेरा बढ़ता ही जा रहा था और उनके कदमों की चाल भी। राहुल भैया, हमें इधर से नहीं आना चाहिए था, इस रास्ते पर ही तो वो चुड़ैल का घर पड़ता है। हाँ प्रीति, तुम ठीक कह रही हो, पर अब डरो मत, मैं तुम्हारे साथ हूँ, हम जल्दी से घर पहुँच जाएंगे। हाँ, वो दोनों आगे बढ़ ही रहे होते हैं। रास्ते में उस चुड़ैल का घर पड़ता है। वहाँ पहुँचते ही अचानक से तेज हवाएं चलने लगती हैं, स्ट्रीट लाइट भी जलने बुझने लगती है। तभी सामने आती है वो बड़े नाखूनों वाली चुड़ैल। इससे पहले कि प्रीति राहुल से कुछ कह पाती, कुछ समझ पाती, चुड़ैल प्रीति के बाल पकड़कर उसे ऊपर खींच लेती है। चुड़ैल आसमान में उड़ने लगती है। उसके बड़े शरीर के सामने प्रीति का शरीर एकदम छोटा सा लग रहा था। आज मैं इसे अपने साथ ले जाऊंगी, इसका खून पी जाऊंगी और अपनी भूख मिटाऊंगी। ऐसा कहकर वो चुड़ैल प्रीति के गले पर नाखूनों की चोट करती है। प्रीति के गले पर घाव हो जाते हैं और उसका खून चुड़ैल के नाखूनों पर लग जाता है और चुड़ैल नाखूनों पर लगा खून पीने लगती है। मेरी बहन को छोड़ दो, प्लीज प्लीज उसे छोड़ दो, मेरी बहन को छोड़ दो, प्लीज उसे छोड़ दो। चुड़ैल कोई जवाब नहीं देती है और कुछ ही देर में हंसते हुए वो अपने घर चली जाती है। राहुल दरवाजा खटखटाता है। प्रीति, मेरी बहन, छोड़ प्रीति को, छोड़। अंदर से कोई आवाज नहीं आती है। राहुल दरवाजा खोलने की कोशिश करता है पर भाग कर वापस लौट जाता है। ये कहानी है मंकीपुर नाम के एक गांव की, जहां सारे गांव वाले एक चुड़ैल के डर के साए में जीते हैं। ऐसा नहीं है कि पहली बार इस गांव में चुड़ैल किसी को लेकर गई है। जो भी चुड़ैल के घर के आसपास से निकलता है, चुड़ैल उसे पकड़ लेती है और कभी कभी रात के अंधेरे में
वो गांव से भी लोगों को पकड़ कर ले जाती है और उनका खून पीती है। और फिर वो चुड़ैल उसके साथ जो भी गांव वाला होता है उस घर में जाकर गायब हो जाते हैं। उस घर का गेट कभी कोई नहीं खोल पाता है। पर इस बार राहुल ने तय कर लिया था कि वो किसी भी हालत में अपनी बहन को वापस ला कर रहेगा। कोई मेरी मदद करे या ना करे, मैं जरूर अपनी बहन को बचाऊंगा। मैं आज रात को उस चुड़ैल के पास जाऊंगा, हो सकता है मुझे वहीं उसे पकड़ने का कोई तरीका मिले। राहुल ऐसा ही करता है। रात को राहुल जब चुड़ैल के घर के पास पहुंचता है तो वो देखता है कि एक छोटी सी खिड़की खुली हुई है। वो उस खिड़की के अंदर झांकता है। अंदर का हाल देखकर तो राहुल डर ही जाता है। अरे ये क्या, ये इतने सारे लोग ऐसी पेड़ियों में जकड़े हुए, इनके शरीर पर कितनी चोटें और ये कैसे दर्द की वजह से रो रहे हैं। मेरी प्रीति, वो रही प्रीति, इतने दर्द में मेरी बहन और ये सब लोग भी, और ये टब में कितना खून भरा हुआ है। इतने सारे लोगों का खून मैंने इकट्ठा कर लिया है और उन्हें बोतल में बंद कर लिया है। मजा आ रहा है। चलो इन लोगों को और तकलीफ देती हूँ। ऐसा कहकर चुड़ैल उन लोगों पर वार करती है और वो सब दर्द से और चीखने और रोने लगते हैं। ये सब देखकर राहुल वहां से वापस आ जाता है। वो गांव के एक बुजुर्ग राम लखन के पास जाता है। मैं जानता हूँ राहुल कि तुम अपनी बहन प्रीति को वापस लाना चाहते हो। चलो हम अंदर बैठकर सोचते हैं कि क्या कोई ऐसा तरीका हो सकता है जिससे प्रीति वापस आ सकती है। हाँ चलिए, आप कोई तरीका जानते हो तो मुझे जरूर बताइए। दोनों अंदर चले जाते हैं। कुछ देर बाद दरवाजा खुलता है, लेकिन राहुल अकेले ही दरवाजे से बाहर आता है और फिर दरवाजा बंद करके वहां से चला जाता है। कुछ देर बाद उसे नाथू दिखता है। राहुल, मैं तुम्हारी मदद करना चाहता हूँ, लेकिन आज ही अखबार में एक तांत्रिक बाबा के बारे में पढ़ा जो चुड़ैलों को मार देते हैं, और इसीलिए मैंने उन्हें यहाँ बुलाया है, समझे? ठीक है, चलिए अंदर चलकर उनका इंतजार करते हैं। राहुल और नाथू अंदर जाते हैं। अंदर से सिर्फ राहुल बाहर आता है और दरवाजा बंद कर देता है। कुछ देर बाद वो बाबा भी गांव आ जाते हैं। चुड़ैल का वार हो या चुड़ैल का प्रहार, गांव शहर कहीं भी मचा और हाहाकार, करता हूँ ऐसा वार, चुड़ैल चुड़ैल को देता हूँ मैं मार, नाम है मेरा बाबा भूतमार। बाबा चुड़ैल के घर की तरफ ना जाते हुए दूसरी तरफ जाने लगते हैं। बाबा, ये आप किधर जा रहे हैं? इधर चुड़ैल का घर नहीं है, इधर तो राहुल का घर है। बाबा कुछ नहीं बोलते हैं और राहुल के घर के पास पहुंचकर कहते हैं, अरे ओ चुड़ैल, मारू मैं कोई मंत्र, जानता हूँ मैं कि तू है राहुल के अंदर। बाबा की बात सुनकर सब लोग हैरान हो जाते हैं। दरअसल उस दिन जब राहुल चुड़ैल के घर अंदर झांक कर देख रहा था, तब चुड़ैल ने उसे देख लिया था और उसके अंदर आ गई थी। चुड़ैल ने राहुल के रूप में राम लखन और नाथू को भी मार दिया था। बाबा की बात सुनकर चुड़ैल राहुल के अंदर से बोलती है, बाबा तू मुझे नहीं पकड़ सकता। ऐसा कहकर चुड़ैल राहुल के अंदर से निकलकर भाग जाती है और राहुल नीचे गिर जाता है। बाबा राहुल को पूरी बात समझाते हैं और फिर वो दोनों और कुछ गांव वाले उस चुड़ैल के घर की तरफ जाते हैं। ये चुड़ैल बाहर आ, आज तू नहीं बचेगी क्योंकि अब तू मेरे हाथ आएगी और मारी जाएगी। चुड़ैल बाहर आती है और कहती है, हेलो बाबा, मैं यही थी और यही रहूंगी। तू मेरा कुछ नहीं कर पाएगा। मंत्र मेरा दिखाए असर, चुड़ैल की शक्ति हो गई असर। हेलो बाबा, ये क्या किया तूने? मेरी शक्ति क्यों काम नहीं कर रही?
राहुल बेटा, लो ये कैची है। अब तुम जाकर चुड़ैल का नाखून काट दो और फिर ये कभी किसी का कुछ नहीं बिगाड़ पाएगी। राहुल ऐसा ही करता है। उस चुड़ैल के नाखून कटते ही वो पीछे गिर जाती है और अपनी शक्ति से बाबा उसे जला देते हैं। उसके चलते ही चुड़ैल के घर का दरवाजा खुलता है और वो सारे लोग जिसे उस चुड़ैल ने बेड़ियों में बांध कर रखा था वो बाहर आने लगते हैं, जिसे उसने कैद किया था। राहुल की बहन प्रीति भी आ जाती है। राहुल प्रीति को गले लगा लेता है। सब लोग राहुल और बाबा को धन्यवाद करते हैं और खुशी खुशी रहने लगते हैं। सबके डराने पर, मना करने पर भी राहुल अपनी कोशिश नहीं छोड़ता है और आखिर में सारी मुसीबतों को पार कर ही लेता है। मंटू आज बहुत खुश था। आज उसकी शादी जो थी। माँ, आज जितना काम करना है कर लो, कल से तुम्हें एक काम न करने दूंगा। तो बेटा, क्या तेरी शहरी दुल्हन काम करेगी? हाँ, क्यों नहीं करेगी। मेरी माँ ने पूरी जिंदगी पहले ही बहुत तपस्या कर ली। अब शादी के बाद आप शहर चल के हमारे साथ रहोगे और आप कोई भी काम नहीं करोगे। बेटा, तूने इतना कह दिया यही बहुत है। तू जा और अपनी नई जिंदगी खुशी खुशी जी। कहाँ मुझ बुढ़िया के चक्कर में रहेगा। मैं यही इस कोठी में तेरे पापा की यादों के साथ रह लूंगी। अब जा, बहू तेरा इंतजार कर रही होगी। इतना कहकर माँ मंटू की बलाएं लेने लगती है और उसको उसके कमरे के बाहर छोड़ के आती है। मंटू एक्साइटेड होकर रूम में चला जाता है। अंदर जाते ही बहुत तेज हवाएं चलने लगती हैं, पर्दे उड़ने लगते हैं। दुल्हन की आंखों का कलर बदल जाता है, उसके चेहरे का रंग बदल जाता है और वो मंटू पर अटैक कर देती है। दूसरे दिन सुबह जब माँ दरवाजा खोलती है तो देखती है मंटू मरा पड़ा हुआ है और बहू के हाथों में खून लगा है और दूर एक दिल पड़ा हुआ है। तूने मेरे बेटे को मार दिया। नहीं माँ जी, मैंने नहीं मारा। तो क्या रात में भूत आया था? माँ जी, मुझे कुछ याद नहीं। थोड़ी देर बाद पुलिस वहां पहुंच जाती है। मंटू की माँ बहू की तरफ इशारा करते हुए कहती है, इंस्पेक्टर साहब, इसने मेरे बेटे को मार दिया। आप आराम से मुझे बताएं हुआ क्या है। कल मेरे बेटे की शादी हुई थी और इनकी सुहागरात थी और मेरे बेटे का खून हो गया। इसी ने मेरे बेटे को मारा है। इंस्पेक्टर साहब, मैंने नहीं मारा। मुझे तो कुछ याद भी नहीं। मैं तो मंटू से प्यार करती थी। मैं भला उसे क्यों मारूंगी? मैं भी तो बाहर वाले रूम में थी, कोई बाहर से आया ही नहीं। तो क्या भूत मार गया मेरे बेटे को? ये आपका जो केस है, इस तरह के पहले 5 केसेस रजिस्टर हो चुके हैं। हो सकता है आपकी बहुत सही कह रही हो। मुझे नहीं पता कौन सही कौन गलत कह रहा है। मुझे मेरे बेटे का कातिल चाहिए। आप लोग शांत हो जाइए, हमें इन्वेस्टिगेशन करने दीजिए। सर, ये बिल्कुल उसी क्राइम सीन की तरह है जो हमने लास्ट टाइम इन्वेस्टिगेशन किया था ना। हाँ, देख लो, कुछ एक्स्ट्रा एविडेंस मिल जाए तो। वो लोग वहाँ इन्वेस्टिगेशन करके वापस पुलिस स्टेशन आ जाते हैं। सर, मैंने बॉडी को फॉरेंसिक टेस्टिंग के लिए भेज दिया है। ओके, पहले भी सारे फिंगरप्रिंट्स जो आए हैं वो दुल्हनों के ही थे और दुल्हनों को कुछ याद नहीं था। हाँ सर, 5 में से किसी दुल्हन को कुछ भी याद नहीं। कहीं कोई और चोर नजर नहीं आ रहा इस केस का। सर, इनोसेंट लोगों की जान चली गई है, लोगों का गुस्सा बढ़ रहा है और डर भी। अरविंद, ये 5वां केस है। अगर अब भी हम तय तक नहीं पहुंचे तो हमारे पुलिस डिपार्टमेंट की बहुत बदनामी होगी। सर, गांव में हल्ला है कि ये किसी भूत का काम है। ऐसा नहीं हो सकता। और सर, आप ही सोचिए ना कि इतने दिनों में हमें इस केस का कोई लिंक क्यों नहीं मिल पा रहा। तुम किस बुनियाद पे बात कर रहे हो? सर,
हर बार सुहागरात वाले दिन ही दूल्हा मर रहा है। सारे सबूत कहते हैं कि दुल्हन ही मर्डरर है, पर दुल्हन को कुछ याद नहीं रहता। आश्चर्य की बात तो है कि मंटू की दुल्हन हो या बाकी दुल्हन, इतनी आसानी से दोनों को पटक कर बिना किसी औजार के उसके सीने से दिल निकाल लेना, इतनी ताकत उसमें कहां से आ जाती है? और नाखून इतने खतरनाक हो जाते हैं क्या? फॉरेंसिक रिपोर्ट आ जाती है, उसे देखते हुए वो लोग बातें करते हैं। हाँ, जैसा सोचा था वही आया। ये खून भी दुल्हन के हाथों से ही हुआ है। अच्छा सुनो, पता करो गांव में अगली शादी किसकी है? सर, अगली शादी तो 15 दिन बाद आपकी है। उससे पहले किसी और की तो नहीं है? सब लोग डर रहे हैं। अभी सैटरडे को एक की थी, उसने कैंसिल कर दिया। अब तो आप ही की होगी। चलो अच्छा है, मेरी शादी में अब इस केस का रिजल्ट पता चलेगा। सर आप कैसी बात कर रहे हो? आपको पता है ना कि आप मर भी सकते हो। अरे इतने इनोसेंट लोग मर रहे हैं, किसी को तो बलि का बकरा बनना पड़ेगा। अब तुम ध्यान से मेरी बात सुनो। इंस्पेक्टर अरविंद को सारी प्लानिंग समझाता है। दोनों बात करते हैं और फिर 15 दिनों के बाद इंस्पेक्टर विवेक और अवनी की शादी की तैयारी हो रही है। इंस्पेक्टर के घर में फूल पत्तियों के डेकोरेशन के साथ सीसीटीवी कैमरे भी लगाए जा रहे हैं और इंस्पेक्टर के बेडरूम को अच्छे से सजाया जाता है। शादी के बाद जब वक्त आता है सुहागरात का, तब इंस्पेक्टर बड़ी हिम्मत करके आगे बढ़ता है। प्लानिंग के अकॉर्डिंग पुलिस फोर्स बाहर खड़ी रहती है। अरविंद भी अपने कुछ कलीग के साथ रूम के दरवाजे पर खड़ा रहता है। वो लोग सीसीटीवी कैमरे पर भी नजर रखे होते हैं। जैसे इंस्पेक्टर अंदर जाता है, वैसे ही डरावना माहौल बन जाता है। अजीब अजीब सी आवाजें आने लगती है। आंधी तूफान आ जाता है। दुल्हन की आंखें काली हो जाती हैं और उसकी स्किन का कलर काला होने लगता है। इतनी सुंदर लड़की किसी चुड़ैल की तरह दिखने लग जाती है। अभी आने में बड़ी देर लगा दी। विवेक, जो अभी तक भूत प्रेत पर कभी भरोसा नहीं करता था, ये देखकर बहुत डर गया। इतना घबरा गया कि वो अपने कलीग्स को इन्फॉर्म करना ही भूल गया। अब अवनी उठकर उसकी तरफ बढ़ती है। मुझे तुम्हारा दिल चाहिए। डार्लिंग, वो तो तुम्हारा ही है। नहीं, मेरा नहीं है। तुमने तो 2 साल पहले ही मेरा दिल चुरा लिया था। नहीं, मेरे पास दिल नहीं है, मुझे दिल चाहिए। अभी तक किसी का दिल मेरे सीने में फिट नहीं हो पाया है। इतना कहकर वो विवेक पर कूद जाती है, उसे जमीन पर पटक कर उसके ऊपर बैठ जाती है, उसके सीने पर मारने लगती है। आज ये दिल मेरे सीने में लग जाए, बस फिर मैं वापस पूरी हो जाऊंगी। मुझे ऐसे मार के तुम्हें दिल क्यों चाहिए? मैं तुम्हारी पसलियां तोड़ दूंगी और फिर दिल निकाल लूंगी। इसी बीच किसी तरह से विवेक अपने सहयोगियों को मैसेज भेजने में सफल हो जाता है। वो लोग दरवाजा खोलकर अंदर आ जाते हैं और अवनी को विवेक से अलग करके सोफे पर बांध के बिठा देते हैं। चलो अब आराम से बात करते हैं। तुम सब एक जैसे हो, बात करने का कोई फायदा नहीं। तुम्हें मेरा दिल क्यों चाहिए था? बाकियों को भी तुमने इसीलिए मारा क्या? हाँ, तो दिल तो तुमने सबका उनकी लाश के साथ ही छोड़ दिया। किसी का दिल मेरे सीने में फिट नहीं हुआ। तुम्हारा दिल कहाँ है? मेरे पति ने सुहागरात वाले दिन मेरे सीने से दिल निकाल कर फेंक दिया था। तो तुम उसके किए की सजा दूसरों को क्यों दे रही हो? मुझे सारे दिलों में वही दिखाई
क्या चाहती हो? मुझे न्याय चाहिए। उसने शादी करके मुझे मार दिया, मेरे सारे अरमानों पर पानी फेर दिया। मैं तुम्हें न्याय दिलाऊंगा, तुम शांत हो जाओ पहले। उसने मेरी जिंदगी छीन ली और मैं शांत रहूं? उसने मुझे पहले मारा, फिर मुझे अपने घर के पीछे बगीचे में दफना दिया और मेरे घर वालों से आज भी पैसे मांगता है, उन्हें परेशान करता है। क्या नाम है उसका जिसने तुम्हारे साथ ये सब किया? जैसे ही अपनी आगे कुछ बोलती, उससे पहले अरविंद पुलिस फोर्स को साइड हटाते हुए आगे चला। हटो हटो, मुझे देखने दो। अरविंद, अच्छा तो तुम आ ही गए मेरे पास। तू एक आत्मा है, तू मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। मेरे पास अग्नि का शरीर है और मेरी ताकत, आज मैं तुझे नहीं छोड़ूंगी। अरविंद अपना पिस्टल निकाल लेता है। सब लोगों के सामने विवेक को गन पॉइंट पर रखकर बोलता है, बंद करो ये बकवास, इस इन्वेस्टिगेशन को यहीं रोक दो। अब इस केस को तांत्रिक बाबा ही सुलझा सकते हैं। तभी अवनी अपनी सारी रस्सियां तोड़कर उड़ के आकर अरविंद पर कूद जाती है और जमीन पर लिटाकर मार मार कर उसके सीने से दिल निकाल लेती है और उसको अपने सीने से लगाते हुए खूब जोर से हंसती है और फिर बेहोश हो जाती है। दरअसल अरविंद ही उस आत्मा का पति था। विवेक अपने सहयोगियों के साथ उस बगीचे में जाता है जो उस आत्मा ने बताया था। पुलिस जब चेक करती है तो वहां उन्हें जमीन खोदने पर एक मानव कंकाल मिल जाता है। वो उसे निकलवा लेता है और सम्मान पूर्वक उसका अंतिम संस्कार करवाता है। तब जाकर उस आत्मा को शांति मिल जाती है और गांव में फिर कभी ऐसा कोई इंसिडेंट नहीं होता है।